वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग बढ़िया हो ना? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। ठीक है, तो कल रक्षाबंधन था, तो आपका त्योहार कैसा रहा? सब लोगों का बढ़िया रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने रक्षाबंधन का त्योहार अपने घर वालों के साथ बहुत प्यार से मनाया होगा। ठीक है, हम पढ़ रहे थे मानव तंत्र, यानी कि आपका दूसरा नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा है। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटिव सिस्टम को कंप्लीट करवा दिया था। ओके, उसके बाद आपका टेस्ट लिया गया था शनिवार को। ठीक है, फिर 2 दिन की आपकी छुट्टी पड़ गई, तो आज अपनी क्लास हो रही है। तो आज मैं नया सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूं। मैंने बताया था पिछली क्लास में आपको कि मैं आपको जनन तंत्र पढ़ाऊंगा। ओके, तो आज हम जनन तंत्र पढ़ेंगे, यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे कि मानव में जनन किस प्रकार से होता है और यह प्रक्रिया है वो किस प्रकार से पूरी होती है, कौन कौन से अंग इसमें कार्य करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। मानव जनन तंत्र पढ़ते हैं हम। ठीक है, तो इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि ये और बच्चों तक पहुंच सके। ठीक है, ताकि वो भी अपनी पढ़ाई नियमित रूप से कर सकें। ओके, तो अपना जो चैप्टर है मैं आपको पढ़ा रहा था मानव तंत्र। मानव तंत्र यानी कि ह्यूमन सिस्टम आपका चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज हम जो पढ़ने वाले हैं जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। जनन तंत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जनन तंत्र है वो मानव शरीर में यानी कि जीवों में पाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण तंत्र होता है, क्योंकि कोई भी जीव होता है वो अपनी जैसी संतान की प्राप्ति के लिए, ठीक है, क्या करता है, वो जनन का कार्य करता है। और जिन अंगों के द्वारा यह कार्य किया जाता है उन अंगों का समूह क्या कहलाता है? जनन तंत्र कहलाता है। ओके, तो यह क्या है? यह एक अति महत्वपूर्ण अंग है, तंत्र है, जिसके द्वारा एक जीव अपनी जैसी संतान प्राप्ति का कार्य करता है। संतान प्राप्ति का कार्य करता है। ठीक है, तो यह एक क्या है? यह एक सिस्टम होता है, यानी कि एक अंगों का समूह होता है जिसके द्वारा जो कोई भी जीव होता है अपनी जैसी संतान प्राप्त करने का कार्य करता है। ओके, इस कार्य को करने वाले जो अंगों का समूह होता है, करने वाले अंगों का समूह, यह क्या कहलाता है? यह कहलाता है जनन तंत्र। ठीक है, समझ में आ गया? तो जनन होता है, जनन इसके 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोलते हैं असेक्सुअल, और जो लैंगिक जनन होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल। ठीक है, तो मैं इसको आपको अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। ओके, तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में होता क्या है? यह जनन होता है बिना निषेचन के होता है। कैसे? बिना निषेचन के। और निषेचन का मतलब होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि इसमें जो जीव होगा वो एक खुद ही जीव होगा, यानी कि मादा और नर जो दोनों युग्मक होते हैं वो इसमें नहीं पाए जाते हैं। जो अलैंगिक जनन होता है वो एक जीव के अंदर ही उसके द्वारा खुद के द्वारा ही किया जाता है, जबकि लैंगिक जनन होता है उसमें एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक का होना जरूरी होता है, यानी कि मादा और नर के द्वारा ही सेक्स क्रिया करने के कारण ही जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो यह कैसे होता है? यह है निषेचन से होता है। निषेचन से होता है जिसमें होता है क्या है? इसमें एक नर युग्मक एवं एक मादा युग्मक दोनों मिलकर क्या कार्य करते हैं? दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट। युग्मनज का निर्माण करते हैं और यह युग्मनज आगे जाके यह क्या करता है? यह आगे जाकर
संतान निर्माण का कार्य करता है, संतान निर्माण का कार्य करता है। यानी कि संतान निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, इससे भ्रूण का निर्माण होता है, ठीक है, तो उससे आगे बच्चा पैदा होता है, ठीक है। तो जीवों में जो संतान निर्माण का कार्य करता है, समझ में आ गया। तो जो अलैंगिक जनन होता है वो बिना निषेचन के होता है, और लैंगिक जनन होता है वो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के द्वारा होता है, जिसमें एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक का संयोग होता है, जिससे एक युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण होता है। इसकी वजह से ही संतान उत्पत्ति होती है। ओके, तो मानव शरीर में अब किस प्रकार का जनन होता है? तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन? लैंगिक, यानी कि जो सेक्सुअल होता है, सेक्सुअल लैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि मानव में लैंगिक जनन पाया जाएगा तो एक तो होगा मेल और एक होगा फीमेल, यानी कि एक होगा नर और एक होगी मादा। तो इन दोनों के मिलन के कारण ही, इन दोनों के द्वारा निषेचन क्रिया के कारण ही जो संतति का निर्माण होगा, यानी कि संतान प्राप्ति होती है, ठीक है। तो मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। ओके, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ ही जो ये लैंगिक जनन होता है, ये लैंगिक जनन होता है, ये एक द्विलिंगी प्रक्रिया होती है। कैसी? द्विलिंगी प्रक्रिया होती है, द्विलिंगी प्रक्रिया। द्विलिंगी को क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कि जो युग्मनज का निर्माण होता है वो एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक के संयोग के कारण होता है। यानी कि इसमें एक नर और एक मादा यानी कि मेल और फीमेल दोनों का साथ होना जरूरी है, इसलिए द्विलिंगी प्रक्रिया कहलाती है। क्योंकि इसमें मादा और नर दोनों मिलकर क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, यानी कि निषेचन का कार्य पूर्ण करते हैं, ठीक है। इसलिए मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है, यह द्विलिंगी प्रक्रिया होती है। और इस द्विलिंगी प्रक्रिया में होता क्या है? इसमें मादा युग्मक के रूप में, मादा युग्मक के रूप में पाए जाते हैं अंडाणु। अंडाणु को बोलते हैं हम ओवम, ओवम, ठीक है। और नर युग्मक के रूप में, नर युग्मक के रूप में शुक्राणु का निर्माण होता है। किनका? शुक्राणु, इसको बोलते हैं स्पर्म। इनका क्या होता है? निर्माण होता है। तो यही जो अंडाणु होते हैं और जो शुक्राणु होते हैं, ये दोनों मिलकर आगे जाके किसका निर्माण करते हैं? आगे जाके ये युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो आगे जाके फिर संतान निर्माण का कार्य करता है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मादा युग्मक के रूप में अंडाणु पाया जाता है, यानी कि जो फीमेल्स होती हैं, ठीक है, स्त्रियां होती हैं, उनमें अंडाणु पाए जाते हैं, ठीक है। और नर युग्मक के रूप में शुक्राणु पाए जाते हैं, यानी कि स्पर्म पाए जाते हैं। जो पुरुष होते हैं उसमें कौन पाए जाते हैं? उनमें शुक्राणु पाए जाते हैं। तो ये क्या होती है? ये जनन कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। तो जनन कोशिकाएं होती हैं, वो कब तक विकसित होती हैं? तो आगे देखते हैं। तो जनन कोशिकाएं, जनन जो कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो सेक्स सेल होती हैं, ठीक है, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, इनका विकास कब होता है? तो जनन कोशिकाओं के विकास की एक निश्चित अवधि होती है, विकास की एक विशेष या निश्चित अवधि होती है, विशेष अवधि होती है या निश्चित अवधि होती है, ठीक है। तो उसी अवधि के बाद ही जनन कोशिकाओं का विकास होता है, मादा एवं नर दोनों में। ओके, तो इस अवधि को क्या कहा जाता है? इस अवधि को कहा जाता है यौवन आरंभ। क्या कहा जाता है? यौवन आरंभ, ठीक है। यौवन आरंभ को इंग्लिश में बोलते हैं पवर्टी। क्या बोलते हैं? पवर्टी, ठीक है। तो यौवन आरंभ होती है, वो एक ऐसी विशेष अवधि होती है जिसके बाद ही जो लैंगिक जनन कोशिकाओं का क्या होता है? विकास होता है। और जो मानव शरीर होता है वो सेक्स के लिए यानी कि लैंगिक जनन के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। ओके, तो इस समय ही जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं उनका विकास आरंभ हो जाता है यहाँ से, और इसी के बाद जो लैंगिक जो जनन लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। ओके, अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि लड़कों में और लड़कियों में जो जनन लक्षण होते हैं वो किस प्रकार से प्रकट होते हैं। ओके, ठीक है ना। अब मैं ये मिटा देता हूं और मैं समझता हूं कि आपको जो मैंने अब तक पढ़ाया है, यानी कि जनन तंत्र है, उसका ये इंट्रोडक्शन हो गया। तो जो जनन तंत्र है वो दो प्रकार का पाया जाता है, एक अलैंगिक जनन, एक लैंगिक जनन। और मानव शरीर में कौन सा पाया जाता है? ये लैंगिक जनन पाया जाता है। इसमें
एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक का निर्माण होता है, जो आगे जाके युग्मनज का निर्माण करते हैं, और यही जो युग्मनज होते हैं वो आगे जाके संतान उत्पत्ति का कार्य करते हैं। समझ में आ गया? ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूं। तो मैंने आपको बताया है जो यौवन आरंभ होता है वो एक विशेष समय होता है जिस समय जो जनन कोशिकाएं होती है वो परिपक्व होना आरंभ होती हैं, और जनन कोशिकाओं के परिपक्व होने के आरंभ होने के साथ साथ ही जो मादा एवं नर होते हैं उन दोनों में लैंगिक जो जनन के जो लक्षण होते हैं वो प्रकट होने लग जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लड़कों में लैंगिक लक्षण कि कौन कौन से लैंगिक लक्षण प्रकट होते हैं यौवन आरंभ के बाद, यानी कि पबर्टी क्रिया होने के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले होता है, आपको सबको पता है, सब जानते हो इनके बारे में आप, दाढ़ी मूंछ का आना, दाढ़ी मूंछों का आना। ठीक है, दाढ़ी मूंछों का आना, और इसके साथ ही काक एवं जो जनन अंग होते हैं, जनन अंग, काक एवं जनन अंगों के क्षेत्रों में बालों का आना। ठीक है, ये प्रमुख लक्षण होते हैं। इसके साथ ही लड़कों की आवाज भारी हो जाती है, आवाज का भारी होना, एवं जो त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, तेली हो जाती है, त्वचा तेलीय यानी कि ऑयलीय स्किन हो जाती है, तेलीय हो जाती है। ठीक है, और इसके साथ ही मेन जो पॉइंट ये रहता है, जो प्रमुख जनन हार्मोन होता है, प्रमुख नर जनन हार्मोन, क्योंकि जो लड़के होते हैं नर कहलाते हैं, नर जनन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है, जिसका नाम क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो नरों में यानी कि मेल्स में पाया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्टिवेट हो जाता है यानी कि सक्रिय हो जाता है। तो प्रमुख जो नर जनन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, इसका क्या होता है, स्रवण होना स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? तो लड़कों में जो लैंगिक लक्षण पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो यही होते हैं कि दाढ़ी मूंछों का आना, काख एवं जनन अंग वाले क्षेत्रों में बालों का आना, और इसके साथ ही उनकी आवाज भारी हो जाती है, स्किन है उनकी ऑयली हो जाती है, और जो प्रमुख नर जनन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है यानी सक्रिय हो जाता है, और उसका जो श्रवण है वो स्टार्ट हो जाता है। समझ में आ गया? अब इसके साथ हम देखते हैं कि लड़कियों में, फीमेल्स में देखते हैं लड़कियों में लैंगिक लक्षण, लड़कियों में कौन कौन से लैंगिक लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, कब किसके बाद, यौवन आरंभ की जो टाइमिंग होती है उसके बाद लड़कियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। इनके स्तनों का विकास शुरू हो जाता है, स्तनों का विकास शुरू होता है एवं आकार भी बढ़ता है, और क्या होता है, जो त्वचा होती है, त्वचा कैसी हो जाती है, तेलीय हो जाती है। ठीक है, और क्या होता है, जनन अंग, जनन अंगों वाले क्षेत्रों में क्या हो जाता है, बाल आते हैं। ओके, तो जनन अंग वाले क्षेत्र होते हैं उनमें बाल आते हैं। इसके साथ ही रजोधर्म होता है वो प्रारंभ हो जाता है, रजोधर्म को बोलते हैं मैस्टरबेशन। ठीक है, तो रजोधर्म क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। और इसके साथ ही जो मादा जनन हार्मोन होता है, जो प्रमुख जो मादा जनन हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन वो एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन कौन से हार्मोन होते हैं, एक तो होता है एस्ट्रोजन एवं दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। कौन से, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, श्रावण इनका स्टार्ट हो जाता है यानी कि वो एक्टिवेट हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ये प्रमुख लक्षण है लड़कों के, उसके साथ लड़कियों के। समझ में आ गया? तो लड़कियों के जो प्रमुख लक्षण होते हैं, स्तनों का विकास एवं उनका आकार बढ़ता है, त्वचा तेली हो जाती है, जनन अंगों में बाल आते हैं, रजोधर्म जो मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया होती है वो उनकी आरंभ हो जाती है, और इसके साथ ही जो मादा प्रमुख जनन हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इनका क्या होता है, श्रवण होता है। ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? ओके, गॉट इट। अब इसके साथ ही ये देखते हैं कि जो यौवन आरंभ का समय होता है वो कितना होता है। तो लड़कों में जो यौवन आरंभ का समय होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। लड़कों में जो यौवन आरंभ होता है, यौवन
जो आरंभ होता है वो कब होता है? तो लड़कों में यौवन आरंभ होता है वो 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। कितनी? 13 से 15 वर्ष की उम्र में होता है। और लड़कियों में जो यौवन आरंभ होता है वो पहले स्टार्ट हो जाता है बजाय किनके? लड़कों के। ये 12 से 14 वर्ष की उम्र में इनमें यौवन आरंभ का समय है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी कि यौवन आरंभ से मतलब है कि लड़के और लड़कियों में जो जनन लक्षण होते हैं वो दिखाई देने लग जाते हैं। समझ में आ गया? और इसके साथ ही यौवन आरंभ की प्रक्रिया है वो 13 से 15 वर्ष तो लड़कों में और 12 से 14 वर्ष है वो लड़कियों में। ये तो प्रारंभ हो जाती है। और ये पूर्ण कब होती है? तो ये पूर्ण हो जाती है करीब 18 से 19 वर्ष की आयु में ये पूर्ण हो जाती है। यानी कि इस समय जो जनन अंग होते हैं वो पूरी तरह से कैसे हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। पूरी तरह से जनन अंग होते हैं वो विकसित हो जाते हैं। और इसके साथ ही जो जनन कोशिकाएं होती हैं, जनन कोशिकाएं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो पूरी तरह से कैसे हो जाती हैं? परिपक्व हो जाती हैं। परिपक्व को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी बोलते हैं। तो ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है। यानी कि जो स्त्री और पुरुष होते हैं, जो मेल और फीमेल होते हैं, वो निषेचन यानी कि जो सेक्स के लिए रेडी हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो वो सेक्स के लिए रेडी हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उनके जो जनन अंग हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं 18 एवं 19 की उम्र के बाद। और इसके साथ ही उनमें कुछ और भी परिवर्तन आते हैं, जैसे उनकी सेंसिटिविटी होती है, यानी कि उनकी जो संवेदना होती है, उनकी जो संवेदना होती है उसमें भी परिवर्तन आता है। ठीक है? और इसके साथ उनकी जो बौद्धिक एवं मानसिक लक्षण भी हैं वो उसमें भी परिवर्तन आता है। यानी कि उनकी मेंटली जो स्थिति होती है उसमें भी बहुत कुछ चेंज आने लग जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि जनन तंत्र को पढ़ने वाले हैं कि मेन जो जनन तंत्र होता है वो होता क्या है। समझ में आ गया? तो इसको हमने दो भागों में बांटा है। एक तो होता है नर जनन तंत्र और एक होता है मादा जनन तंत्र। दो भागों में बांटने का मतलब ये होता है क्योंकि जनन तंत्र में कार्य करने वाले अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो अंग किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि नर जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और वो क्या क्या कार्य करते हैं। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं और वो क्या कार्य करते हैं। ठीक है, मैं ये मिटा देता हूँ। समझ में आ गया ना आपको? तो अब हम आते हैं जो अपना मेन पॉइंट है, यानी कि जो जनन तंत्र है। ठीक है, तो जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है नर जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, और दूसरा होता है मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। क्योंकि हम मानव जनन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो मानव में नर एवं मादा दोनों आते हैं। ठीक है, नर जनन तंत्र को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मादा जनन तंत्र को बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम दोनों का एक एक करके इनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। नर दिख रहा है आपको यहाँ पे? नर जनन तंत्र। ठीक है, इनको मैं एक बार मिटा देता हूं। ठीक है, तो नर जनन तंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं, नर को बोलते हैं मेल, जनन तंत्र को बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नर जनन तंत्र होता क्या है? ठीक है, तो ये क्या होता है? नरों में, यानी कि जो मेल्स होते हैं तो नरों में जनन का कार्य करने वाले, जनन का कार्य करने वाले अंगों का समूह, करने वाले अंगों का समूह, अंगों का समूह क्या कहलाता है? यह कहलाता है नर जनन तंत्र। यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होता क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो क्या कार्य करते हैं? वो जो प्रोडक्शन का काम करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, जनन का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जो नर जनन तंत्र है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? इसको दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। ठीक है, तो पहला भाग है प्राथमिक, प्राथमिक नर जनन तंत्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, शॉर्ट में मैंने आरएस लिख दिया है। और दूसरा है द्वितीयक नर जनन तंत्र, इसको बोलते हैं सेकेंडरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो प्राथमिक नर जनन तंत्र यानी कि जो प्राथमिक नर जनन अंगों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अंगों के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे द्वितीयक नर जनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक जो नर जनन अंग होते हैं,
अंग वो क्या कार्य करते हैं, यानी कि प्राइमरी जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका आकार। तो इनका आकार होता है, ये आकार में कैसे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, आकार में छोटे होते हैं। और सबसे प्रमुख कार्य ही इनका होता है, ये जनन कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होते हैं, जनन कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, सहायक नहीं निर्माण ही करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही ये क्या कार्य करते हैं, ये कुछ हार्मोन्स का भी स्रवण करते हैं, हार्मोन्स का क्या करते हैं, स्रवण करते हैं, ठीक है। तो जनन कोशिकाएं कौन सी होती हैं, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, नर जनन तंत्र पढ़ रहे हैं। तो नर जनन तंत्र में जो जनन कोशिका पाई जाती है, जनन कोशिका पाई जाती है वो होती है शुक्राणु, इसको बोलते हैं स्पर्म, ठीक है। और फीमेल्स में कौन सी होती है, अंडाणु यानी कि ओवम होता है, ठीक है। तो ये क्या कार्य करते हैं, जो प्राइमरी जनन अंग होते हैं वो शुक्राणु के निर्माण का कार्य करते हैं। इसके साथ ही कुछ हार्मोन्स का भी स्रावण करते हैं, ठीक है, आगे बताऊंगा। और इसका जो प्रमुख अंग होता है, इसका जो प्रमुख अंग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं जनक। क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। और जनक को हम बोलते हैं गोनेड, क्या बोलते हैं, गोनेड, ठीक है। तो प्राथमिक नर जनन अंग होता है, उसका प्रमुख अंग को जनक कहा जाता है, यानी कि उसको इंग्लिश में बोलते हैं गोनेड। और ये जनक होता है, ये कौन सा होता है, ये जनक होता है वृषण, वृषण को इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। तो इसका मतलब ये हुआ, जो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो प्राइमरी मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, वो अंग है, वो कौन सा होता है, वो होता है वृषण, यानी कि टेस्टिस होता है। यानी कि जो प्राथमिक अंग होता है जनन का, जो नरों में, वो होता है वृषण। तो अब हम पढ़ेंगे वृषण के बारे में कि ये वृषण यानी कि टेस्टिस ये होता क्या है, ठीक है। तो टेस्टिस होता है यानी कि वृषण होता है, ये नरों में युग्मकों का निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो युग्मक कौन से हुए, नरों में युग्मक कौन पाया जाता है, शुक्राणु, यानी कि ये किसका निर्माण करता है, ये शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण करता है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, ये है उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होते हैं। किसमें, वृषण कोश में, वृषण कोश में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। यानी कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में पाए जाते हैं। और वृषण कोश को इंग्लिश में बोलते हैं स्केट्रम, क्या बोलते हैं, स्केट्रम बोलते हैं। तो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में स्थित होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के लिए इन वृषण यानी कि टेस्टिस का संतुलन में होना यानी कि स्थिर होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। इन्हीं का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। और इसके साथ साथ ये जो नर जनन हार्मोन होता है, नर जनन हार्मोन, ये नर जनन हार्मोन का स्रावण करता है, यानी कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी निर्माण करता है। कौन करता है, वृषण करता है। तो वृषण ही होता है जो प्राथमिक अंग के रूप में जनन तंत्र में कार्य करता है, यानी कि वृषण के बिना जनन तंत्र का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जो युग्मकों का निर्माण होगा नर में, वो किसके द्वारा हुआ, वो वृषण के द्वारा हुआ, यानी कि जो मूल इकाई होती है वो शुक्राणु होते हैं। तो शुक्राणु के द्वारा ही आगे की जो प्रोसीज है वो की जाती है। तो इसीलिए जो वृषण है वो प्रमुख अंग कहा जाता है, इसलिए इसको प्राइमरी नर जनन अंग भी कहा जाता है। समझ में आ गया ना। तो ये तो हो गया वृषण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो बाकी के बचे हुए अंग आते हैं वो किस में आते हैं, वो आते हैं द्वितीयक नर जनन अंग कहलाते हैं। यानी कि वृषण के अलावा जो अंग बच गए हैं जो नर में जनन का कार्य करते हैं वो द्वितीयक नर जनन अंग कहलाते हैं। अब वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताता हूं, ठीक है। पहले मैं मिटा देता हूं, ओके। तो अब देखते हैं कि नरों में द्वितीयक लैंगिक अंग कौन से होते हैं। द्वितीयक लैंगिक अंग, ठीक है, यानी कि जो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से पाए जाते हैं। तो वृषण के अलावा, क्योंकि वृषण तो हो गया प्राइमरी यानी कि प्राथमिक, जितने भी अंग जनन तंत्र का कार्य करते हैं
यानी कि जितने भी अंग वो जनन का कार्य करते हैं, ठीक है, वो कौन से अंग कहलाते हैं? वो द्वितीयक कहलाते हैं, वो द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं। समझ में आ गया? प्राइमरी में तो हो गया आभूषण, ठीक है, और सेकेंडरी में कौन कौन से अंग आते हैं? तो कौन कौन से अंग हैं देखते हैं। एक तो होता है वृषण कोश, जिसमें वृषण पाए जाते हैं, ठीक है, कोश, ओके। एक होता है शुक्रवाणी, शुक्रवाणी, उसके बाद शुक्राशय, ओके, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद मूत्र मार्ग, उसके बाद शिश्न, ओके। तो ये 6 अंग पाए जाते हैं जो द्वितीयक जनन अंग कहलाते हैं, ठीक है। तो वृषण कोश को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम, शुक्रवाणी को बोलते हैं वॉस डिफरेंस, ठीक है। शुक्राशय को बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स, और जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इसको कहा जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। मूत्र मार्ग को कहा जाता है यूरेथ्रा, ओके, और शिश्न को कहा जाता है पेनिस। समझ में आ गया? तो द्वितीयक जनन अंग होते हैं वो वृषण कोश, शुक्रवाणी, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग और शिश्न होता है। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये क्या कार्य करते हैं और इनकी जनन तंत्र में क्या भूमिका होती है, ठीक है। एक छोटा सा डायग्राम बना के पहले आपको मैं एक बार रिप्रेजेंट कर देता हूं, बता देता हूं कि ये जो नर जनन तंत्र होता है उसमें कहां पर उपस्थित होते हैं, ओके। तो आप देख लीजिए एक बार। तो मूत्राशय हो गया, मूत्राशय के पास होता है शुक्राशय, और मूत्राशय में से जो मूत्र नली निकलती है, ये निकली मूत्र नली, ठीक है, और शुक्राशय से निकलने वाली जो नली होती है वो मूत्र नली में आगे मिल जाती है, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा इससे बताने से पहले। और ये मूत्र नली होती है, ये आगे जाके जो पेनिस होता है, शिश्न होता है, ये उसमें जाके मिल जाती है। समझ में आ गया? और पेनिस के नीचे होते हैं वृषण कोश, तो ये हो गए वृषण कोश, और वृषण कोश में ये पाए जाते हैं वृषण, ठीक है। वृषण कोश से ही निकलती है शुक्रवाणी, निकलती है जो शुक्राशय तक शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करती है। तो ये शुक्राणु को पहुंचाने का कार्य करती है, तो ये मिल जाती है किसमें? शुक्राशय में मिल जाती है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये आप थोड़ा मोटा मोटा समझ लीजिए। और इसी के साथ ही ये जो मूत्राशय है, मूत्राशय के नीचे ही प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, ओके। तो आपको थोड़ा बता देता हूँ, ये तो होता है वृषण कोश, वृषण कोश इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। और जो इसके अंदर जो गोली सी पाई जाती है इसको बोलते हैं वृषण, और वृषण को बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है। ये वाला पार्ट होता है जो मांस का बना हुआ होता है, एक पीसी का बना होता है, ये कहलाता है शिश्न, शिश्न को बोलते हैं पेनिस, पेनिस। इसका जो लास्ट वाला पार्ट होता है ये कहलाता है शिश्न मुंड, शिश्न मुंड, ठीक है। और इसी शिश्न में ही जो मूत्र मार्ग होता है, यानी कि यूरेथ्रा होता है, क्या होता है? यूरेथ्रा, मूत्र मार्ग। ये मैंने आपको बताया था मूत्राशय हो गया, यूरिन ब्लैडर, ये हो गया शुक्राशय, और ये होती है शुक्रवाणी, ठीक है। और ये जो अंदर है ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक। तो ऐसा ही कुछ जो नर जनन तंत्र है वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये नर जनन तंत्र के जितने भी अंग होते हैं मैंने आपको बता दिए हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं और ये किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो मैंने आपको वृषण के बारे में तो बता दिया है, ये वृषण के बारे में बता दिया है, ये प्राइमरी अंग कहलाता है। द्वितीय अंग में बाकी के अंग आते हैं, अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे और मैंने डायग्राम आपको बता दिया है, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं मैं पढ़ाता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा कि किस प्रकार से वर्क करते हैं, ठीक है। अभी मैं ये वाला पोर्शन है तो ये मिटा देता हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं वृषण कोश से हम शुरू करते हैं, ओके, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ। तो द्वितीयक लैंगिक अंग में जो पहला अंग है वो है वृषण कोश,
वृषण कोश, इसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में मैंने आपको बताया था जो वृषण होता है वो वृषण कोश में सुरक्षित रहता है, यानी कि स्थित होता है। तो ये वृषण कोश होते हैं, वो वृषण को स्थिर रखने का कार्य करता है, स्थिर रखने का कार्य करता है। यानी कि जो वृषण होते हैं वो वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही वृषण जो कोश होता है, तो वृषण कोश का जो तापमान होता है, वृषण कोश का तापमान होता है, तापमान ये बाकी के अंगों, जो बाकी जो शरीर के अंग होते हैं, शरीर के जो जितने भी अंग होते हैं उनसे क्या रहता है? कम रहता है। कैसा रहता है? कम रहता है। अब कम क्यों रहता है? क्योंकि जो वृषण में बनने वाले शुक्राणु होते हैं, वृषण में जो शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण, तो वृषण में शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान की आवश्यकता होती है। कम तापमान की क्या रहती है? आवश्यकता होती है। यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है वो कम तापमान पर किया जा सकता है। तो बाकी अंगों की बजाय वृषण का जो तापमान होता है वो कम होता है। तो वृषण क्या कार्य करता है? तो वृषण कोश होता है, वृषण कोश एक तरह से ताप नियंत्रक यंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया वृषण कोश हो गया। वृषण कोश कहाँ पे स्थित होता है? तो ये वृषण कोश होते हैं वो नीचे की तरफ एक थैलेनुमा संरचना की तरह लटके रहते हैं। इनमें वृषण पाए जाते हैं और वृषण होते हैं वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं। तो शुक्राणु का निर्माण होता है वो कम तापमान पर होता है, इसलिए वृषण कोश का जो तापमान होता है शरीर के बाकी अंगों की अपेक्षा कैसा रहता है? कम रहता है। ओके, इसलिए इनको ताप नियंत्रक यंत्र भी कहा जाता है। ओके, समझ में आ गया। तो दूसरा जो द्वितीयक लैंगिक अंग होता है वो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, इसको बोलते हैं वेस्ट डिफरेंस। ओके, तो यह क्या कार्य करती है? मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि वृषण कोश में, यानी कि वृषण के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, स्पर्म का निर्माण होता है जो वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं, और शुक्रवाहिनी के द्वारा इनको शुक्राशय में पहुंचा दिया जाता है। तो शुक्रवाहिनी क्या कार्य करती है? यह शुक्राणुओं को, शुक्राणु किसको बोलते हैं? स्पर्म्स। ठीक है, तो यह शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है, शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसके साथ ही और क्या कार्य करती है? इसके साथ ही जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी मूत्र नलिका से मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है। एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है जिसमें से होकर ही जो मूत्र होता है एवं जो शुक्राणु होते हैं वो दोनों क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये मूत्र और जो शुक्राणु है, यानी कि यूरिन और स्पर्म होते हैं, वो दोनों एक ही मार्ग से प्रवाहित होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था? जो वृषण में क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है जो वृषण कोश में सुरक्षित रहते हैं। तो वो वृषण कोश में से शुक्रवाहिनी निकलती है जो शुक्राणु को कहाँ पे पहुंचा देती है? वो शुक्राशय में यहाँ पे पहुंचा देती है। ठीक है, और इसके साथ ही ये मूत्रवाहिनी, तो ये वाली जो नली आ रही है ये होती है मूत्रवाहिनी, यानी कि मूत्र नली होती है। ठीक, तो जो मूत्र नली होती है इसके साथ मिलकर जो शुक्रवाहिनी होती है वो एक संयुक्त नली का निर्माण करती है, जिस संयुक्त नली में से होकर जो मूत्र एवं जो स्पर्म होते हैं, यानी कि शुक्राणु होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रवाहित होते हैं। समझ में आ गया? और इसके साथ ही और क्या कार्य करती है? साथ ही जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्खलन नली का निर्माण भी करती है, यानी कि स्खलन वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, क्या काम करती है? यह है शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्खलन वाहिनी
का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। अब जो स्क्लन वाहिनी होती है इसको इंग्लिश में बोलते हैं एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, एजैकुलेटरी डक्ट होती है जिसका निर्माण होता है वो शुक्रवाहिनी एवं शुक्राशय के साथ मिलकर होता है। तो जो शुक्रवाहिनी होती है वो शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्क्लन वाहिनी का निर्माण करती है। ठीक है, तो शुक्राशय को इंग्लिश में कहा जाता है सेमिनल, अभी बताया था आपको, सेमिनल वेसिकल्स। तो ये होगी शुक्रवाहिनी। मैंने शुक्रवाहिनी के बारे में आपको क्या बताया था, यह है वृषण कोश से निकलती है, शुक्राणु को शुक्राशय में पहुंचाती है और इसके साथ ये मूत्र नली के साथ मिलकर एक संयुक्त नलिका का निर्माण करती है जिसमें से मूत्र एवं जो शुक्राणु होते हैं वो दोनों एक साथ प्रवाहित होते हैं एवं यह शुक्राशय के साथ मिलकर एक स्क्लन वाहिनी का निर्माण करती है। ओके, समझ आ गया। तो आपको दो पढ़ा दिए मैंने, वृषण कोश और शुक्रवाहिनी। अब तीसरा अपन पढ़ते हैं शुक्राशय, तो मैं ये मिटा देता हूं, उसके बाद मैं आपको शुक्राशय पढ़ाता हूं। ठीक है, तो तीसरा जो द्वितीयक लैंगिक अंग है वो होता है शुक्राशय। शुक्राशय को इंग्लिश में बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, अब ये शुक्राशय होता क्या है, तो जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी वो शुक्राणुओं के संग्रहण के लिए, संग्रहण यानी कि स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए जिस थैलीनुमा संरचना में खुलती है, संरचना में खुलती है, तो यह संरचना क्या कहलाती है, शुक्राशय कहलाती है। और शुक्राशय क्या कार्य करता है, शुक्राशय होता है एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। इसका एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। तो ये तरल पदार्थ होता है वीर्य के निर्माण में सहायक होता है। वीर्य किसको बोलते हैं, सीमन को। तो वीर्य के निर्माण में सहायक होता है, कि निर्माण में सहायक होता है, सहायक होता है। तो वीर्य वह पदार्थ होता है जिसमें शुक्राणु मिले होते हैं। समझ में आ गया। तो ये तरल पदार्थ का निर्माण करता है जो वीर्य के निर्माण में सहायक होता है। और जो ये तरल पदार्थ होता है और क्या कार्य करता है, यह तरल पदार्थ होता है, यह शुक्राणु यानी कि स्पर्म्स को ऊर्जा देता है और इसके साथ गति भी देता है, यानी कि ऊर्जा एवं गति प्रदान करता है। समझ में आ गया। शुक्राशय होता है क्या है। और जो चौथा अंग है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड। अब ये जो प्रोस्टेट जो ग्लैंड है वो क्या कार्य करती है, ठीक है। तो यह एक अखरोट के आकार की होती है, अखरोट के आकार की संरचना होती है जो क्या कार्य करती है, यह एक तरल पदार्थ का निर्माण करती है। इसका तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड सब्सटेंस का निर्माण करती है, ठीक है। ये तरल पदार्थ यानी कि जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। कैसी? बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होती हैं वो एक तरल पदार्थ का स्रवण करती हैं, ठीक है। बाह्यस्रावी को बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, तो ये एक तरल पदार्थ का निर्माण करती हैं एवं उत्सर्जन करती है, तो जो इस प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो स्रावित जो तरल पदार्थ होता है यह क्या कार्य करता है, यह तरल पदार्थ होता है, यह भी वीर्य का भाग बनता है। वीर्य का क्या बनता है? भाग बनता है, यानी कि वीर्य के निर्माण में यह सहायक होता है, ठीक है। वीर्य का भाग बनता है एवं इसके साथ ये शुक्राणुओं को गति प्रदान करता है, ठीक है। तो डायग्राम में बताता हूं आपको। जो शुक्राशय होता है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट शुक्राशय होता है। तो शुक्राशय में शुक्रवाहिनी होती है
वो शुक्राशय में खुलती है, यानी कि शुक्राणु का जो स्टोर होता है, वो संग्रहण होता है, वो शुक्राशय में होता है। समझ आ गया। और शुक्राशय में एक तरल पदार्थ का क्या होता है, निर्माण होता है, जो शुक्राणु को गति एवं ऊर्जा प्रदान करता है। और यह तरल पदार्थ होता है वीर्य के निर्माण में सहायक होता है। वीर्य किसको बोलते हैं, सीमन को बोलते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमने पढ़ा ये वाली जो अखरोट के आकार की जो आपको ग्लैंड दिख रही है, ये होती है प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। यह एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है जो एक रस का स्राव करती है, एक तरल पदार्थ का स्राव करती है। यह तरल पदार्थ भी वीर्य का भाग बनता है, शुक्राणु को गति प्रदान करने का कार्य करता है। समझ में आ गया। तो आपके कितने अंग हो गए, आपके 4 अंग हो गए। अब बचे 2, एक तो मूत्र मार्ग बचा है, यूरेथ्रा, और सेशन यानी कि पेनिस बचा है। ठीक है, तो ये मैं मिटा के आपको उन दोनों को समझा देता हूं। ओके, तो 5वां अंग है मूत्र मार्ग। ये 5वां अंग हो गया मूत्र मार्ग, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ठीक है, और ये मूत्र मार्ग होता क्या है, मूत्र मार्ग यानी कि जो मूत्र नली होती है। ठीक है, तो यह एक पेशी से निर्मित, यह एक पेशी से निर्मित क्या होती है, नली होती है, नली होती है। ठीक है, और ये जो मूत्र मार्ग होता है, ये नली होती है, ये कहाँ से निकलती है, यह मूत्राशय से निकलकर, कहाँ से, मूत्राशय, किसको बोलते हैं, यूरिन ब्लैडर, मूत्राशय से निकलती है, यानी कि मूत्राशय से निकलकर शुक्राशय, शुक्राशय से आने वाली जो स्खलन वाहिनी होती है, स्खलन वाहिनी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एजुकुलेटरी डक्ट। तो स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। किसका, मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। मूत्र जनन नलिका को इंग्लिश में कहा जाता है यूरिन जेनिटल कैनाल। ठीक है, तो मूत्र जनन नलिका का क्या करती है, निर्माण करती है। ओके, और इसी नलिका से होकर मूत्र, और मूत्र के साथ साथ जो शुक्राणु होते हैं एवं जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा जो स्राव होता है, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। और जो यह नलिका होती है, यह नलिका पेनिस से गुजरती है, यानी कि सेशन से गुजरकर मूत्र जनन छिद्र द्वारा बाहर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मूत्र मार्ग हो गया। इसमें होता क्या है, ये मूत्र मार्ग है, एक पेशी से निर्मित एक नली होती है। ये वाली जो आपको नली दिख रही है, मूत्र नली, इसी में मूत्र मार्ग होता है। ठीक है, ये पेशी से निर्मित एक नली होती है जो कहाँ से निकलती है, जो मूत्राशय से निकलती है, एवं जो शुक्राशय से आने वाली जो स्खलन वाहिनी होती है, उससे मिलकर ये एक मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। और इसी नलिका में से होकर ही मूत्र, शुक्राणु एवं प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, इसके द्वारा जो स्राव होता है, तरल पदार्थ का स्राव होता है, वो क्या निकलते हैं, बाहर निकलते हैं। और ये आगे जाके सेशन में होकर मूत्र जनन छिद्र का निर्माण करती है, और इसके साथ ये बाहर निकलती है। समझ में आ गया। तो ये तो होती है मूत्र मार्ग, यानी कि यूरेथ्रा, यानी कि इसको बोलते हैं मूत्र नली। ठीक है, और अब एक छठवां आपका जो लास्ट पॉइंट है, वो है सेशन। इसको बोलते हैं पेनिस। अब ये होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये सेशन होता है, यानी कि पेनिस, यह एक कैसा रहता है, बेलनाकार अंग होता है। कैसा, बेलनाकार अंग होता है। जो वृषण कोष होता है, तो वृषण कोष के बीच क्या करता है, वृषण कोष के बीच लटकता रहता है। ठीक है, और जो सेशन होता है, यानी कि पेनिस होता है, यह है उत्तेजक होता है। इसका मतलब ये होता है, यह एरेक्टाइल होता है,
और इसके साथ ये मैथुन अंग भी है। कैसा? मैथुन अंग होता है। मैथुन अंग को बोलते हैं कोपुलेटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये नॉर्मल अवस्था में कैसा रहता है? ये नॉर्मल अवस्था में यानी कि सामान्य अवस्था में, यह सामान्य अवस्था में तो कैसा रहता है? छोटा होता है और शिथिल होता है। इसके साथ ही यह मूत्र विसर्जन के काम आता है। मूत्र विसर्जन के काम आता है। ठीक है, तो सामान्य अवस्था में ये छोटा होता है, शिथिल होता है, ये मूत्र विसर्जन के काम आता है। लेकिन मैथुन करने के दौरान, मैथुन अवस्था में ये कैसा हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है एवं चरम सीमा पर पहुंचकर यह क्या कार्य करता है? यह बीज को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। यह बीज को मादा जनन अंग तक पहुंचाने का कार्य करता है। ओके, तो सेशन होता है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्या होते हैं? वृषण कोष होते हैं, तो इनके बीच में ये लटका हुआ जो अंग होता है ये सेशन होता है। इसका लास्ट वाला पार्ट होता है ये सेशन मुंड होता है। तो लैंगिक जनन के लिए जो भारी वाला पार्ट होता है जो हमें दिखाई देता है वो यही होता है, पेनिस यानी कि सेशन होता है। ठीक है, ये कार्य करता क्या है? ये नॉर्मल कंडीशन में तो कैसा रहता है? ये छोटा होता है एवं ढीला रहता है यानी कि शिथिल होता है और ये मूत्र विसर्जन का कार्य करता है। ठीक है, और मैथुन अवस्था में आने पर यानी कि ये उत्तेजित होने पर, ये चरम सीमा में पहुंचने के बाद ये बीज को जो मादा जनन अंग होते हैं वहां तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया सेशन, और मैंने मूत्र मार्ग को आपको पहले ही बता दिया है। तो आपके जो 6 अंग हुए हैं यानी कि जो द्वितीयक जो लैंगिक अंग होते हैं वो 6 अंग होते हैं। वृषण कोष होता है। ठीक है, वृषण कोष के बाद क्या आती है? शुक्रवाणी के बाद शुक्राशय, उसके बाद प्रोस्टेट ग्रंथि, उसके बाद मूत्र मार्ग और लास्ट में आता है सेशन मुंड। ओके, और वृषण होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन कहलाते हैं, प्राथमिक अंग होते हैं जनन के। तो ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इस तरह से जो नर जनन तंत्र वाला जो पार्ट है, नर जनन तंत्र के जितने भी अंग हैं वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र यानी कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि वो कौन कौन से होते हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। तो आज की क्लास, आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। कल की क्लास में हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ओके, समझ में आ गया? ठीक है, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट जो अपडेट होती है वो आपको मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और बच्चों तक ये हमारी वीडियो पहुँच सके एवं वे भी अपनी क्लासों को, अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रख सकें। तो फिर मिलते हैं आपसे कल यानी कि नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एवं और शानदार तरीके से अपने घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में।